सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब हमारे डीजेनरेसी क्रिएट हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर, तो उस डीजेनरेसी को कैसे ब्रेक किया जाता है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि उस टाइप को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, वो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है बेसिकली वो किसके ऊपर है? बिग गेम मैथड के ऊपर है। इसे हम मॉडिफाइड सिंप्लेक्स मेथड बोलते हैं। सिंप्लेक्स मेथड में बेसिकली हमारे को बिग एम मेथड हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभी किस तरीके से हेल्प करेगा हम इसमें देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास लेस देन और इक्वल्स टू का साइन होता है तो हम लोग स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं, और जब आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन होता है तो आप सरप्लस वेरिएबल को लेस करते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं सब में आपने नोटिस करा होगा कि हर एक कॉन्स्ट्रेंट की जो कंडीशन है वो लेस देन और इक्वल्स टू की गिवन थी। अगर आप सपोज करो कि आपके पास कंडीशंस लेस देन और इक्वल्स टू की गिवन हो, कोई कंडीशन आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की गिवन हो, या आपके पास कोई कंडीशन इक्वल्स टू की गिवन हो, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो यहीं पर ही बिग वेव मेथड हमारे को, जब हमारे पास मिक्स कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साइंस के कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, तो उन कॉन्स्ट्रेंट को आप स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो। अब यहाँ पर देखो, जब हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू का साइन गिवन होगा तो हम लोग क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्लस एस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की में। इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये होता है कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस साइड पे हम लोग वेरिएबल्स को ऐड या लेस करते हैं, इस साइड पे तो नहीं करते। इसलिए इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास लेस देन और इक्वल्स टू का साइन गिवन हो कॉन्स्टेंट के अंदर, और आपको अगर इक्वल्स टू फॉर्म में कन्वर्ट करना हो उसे, तो आप लोग क्या करते हो, स्लैक वेरिएबल को वहाँ पर ऐड करते हो। तो हमने क्या किया, स्लैक वेरिएबल को ऐड कर दिया। अब उसके बाद अगर कोई कॉन्स्टेंट की में कंडीशन अगर आपके पास ऐसी गिवन हो जहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन गिवन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सरप्लस वेरिएबल को लेस करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस एस कर देंगे, और एंड एड्स आर्टिफिशियल वेरिएबल, और उसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट बोलता है, अगर आपके पास इक्वल्स टू का साइन गिवन हो तो आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड में, उनको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल की बात हो रही है। आप एक क्वेश्चन पुट अप करोगे मेरे से कि आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है मैम। मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है। आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिकली इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ये हमारे को इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। देखो, अगर मैं इक्वेशन के अंदर जब मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालती हूँ सिंप्लेक्स मेथड की टेबल बनाने से पहले, जहाँ पर मैं ये लेट करती हूँ कि मेरे डिसीजन वेरिएबल की वैल्यूज़ क्या होगी, वो इक्वल्स टू ज़ीरो के इक्वल होगी। अगर मैं कंडीशन के अंदर वैल्यूज़ को, अगर जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं हमारी, उनकी वैल्यूज़ को अगर मैं ज़ीरो लेट करती हूँ, मतलब डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू को अगर मैं ज़ीरो लेट करूँगी, तो मेरे एस की वैल्यू, जो वेरिएबल है ये सरप्लस वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर क्या हो रहा होगा, माइनस एस हो रहा होगा, ठीक है। माइनस एस इक्वल्स टू समथिंग, जैसे सपोज करो 10 आ रहा है, ठीक है। जैसे ये कंडीशन ले लो, मैं इसी क्वेश्चन के अंदर ले लेती हूँ, ठीक है। 4x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन है, हमने यहाँ पर सरप्लस, सपोज करो सरप्लस वेरिएबल ही हमने क्या करा होता है, इसमें यहाँ पर लेस किया होता, आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं लिया होता। तो मैं क्या करती, 4x1 प्लस 3x2 माइनस में s2 इज इक्वल्स टू 6 कर देती, ठीक है। अब जब मैं माइनस S2 करती हूँ और मैं जब इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकाल रही होती, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालते वक्त क्या कहते हैं हमारे को कि डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू आपने क्या लेट करनी है, जीरो। तो यहाँ पर मैं क्या लेट करती, x1 x2 की वैल्यू जीरो लेट करती, तो मेरी जो S2 की वैल्यू आती वो किसके इक्वल आती, -6 के इक्वल आती। तो उस वैल्यू को हटाने के लिए मैंने क्या किया है, देखो मैंने सब एक चीज़ बताती हूँ आपको, देखो कैसे करा मैंने। मैं ये कह रही हूँ कि 4x1 प्लस 3x2 के अंदर से मैं S2 वेरिएबल लिखती, ठीक है, और इसको लिखती इक्वल्स टू 6। आर्टिफिशियल वेरिएबल मैं भी नहीं लगाती इसके अंदर कुछ। तो अगर मैं ऐसी सिंपल लिखती, मैं सिंपल ये कहती कि आप ये कहते कि मैम आप कह रहे थे कि जब लेस देन का साइन होता है तो स्लैक वेरिएबल को ऐड किया जाता है, और जब ग्रेटर देन का साइन होता है तो सरप्लस वेरिएबल को लेस किया जाता है। तो हमने सिंपली क्या करा कि सरप्लस, ये ग्रेटर देन का साइन था तो मैंने सरप्लस वेरिएबल को लेस कर दिया। तो जब मैंने लेस किया तो ये इक्वेशन बनेगी,
जब हम इनिशियल फेजिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे तो वहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग 0। जब हम 0 लेट करेंगे तो मेरे पास s2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -6 के इक्वल आएगी। लेकिन हम लोग जब लिखते हैं तो हम लोग कंडीशन एक ये भी तो लिखते हैं कि जितने भी सारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर देन की आनी चाहिए। तो वहाँ पर ये कंडीशन तो नहीं बैठ रही, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल को लेकर आते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस में, हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को लेकर आएंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिकली हमारे को हेल्प करेगा इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने में, जिससे कि आगे अगर हम अपनी टेबल बना के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें। तो इसलिए हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल को यहाँ पर हम लेकर आते हैं। और आर्टिफिशियल वेरिएबल जब इक्वल्स टू का साइन है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को सिंपली हमने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, आपके पास ये चीज़ गिवन थी। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करके। अब मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, आपके सामने है क्वेश्चन। मैं ये कह रही हूँ कि यूज द बिग एम मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है कि बी गेम मेथड की हेल्प से, इसे हम बी गेम मेथड बोलते हैं, मॉडिफाइड सिंप्लेक्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब बिग एम का नाम क्यों दे रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एम क्यों दे रहा है ये। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमाइज करना है आपने z इक्वल्स टू 2x1 प्लस x2। ठीक है, आपके पास ऑब्जेक्टिव कंडीशन गिवन है, ऑब्जेक्टिव गिवन है। और कंडीशन क्या बोल रही है आपको, पहली कंडीशन ये बोलती है कि 3x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 3। दूसरी कंडीशन ये कहती है 4x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। और थर्ड कंडीशन कहती है x1 प्लस 2x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। और लास्ट में आप ये कंडीशन देते ही देते हो नॉन नेगेटिविटी की, x1 और x2 की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। आप इसको सिंप्लेक्स मेथड से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, कन्वर्ट देम इनटू मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। ठीक है, अब आपने क्या करना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मिनिमाइज में अगर आपको दे रखा है तो मैक्सिमाइज में आप कन्वर्ट उसे कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे, इस पूरे इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 से। ठीक है, जब आप इसे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन कर देंगे हम ZN करके नाम से। और इसे क्या करना है, आपने मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, कैसे मैक्सिमाइज करा आपने, इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए -1 से। 2x1 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 2x1। फिर x2 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से तो क्या आएगा, माइनस में x2। ठीक है, आपका ये z फंक्शन आ गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट टू कंडीशन को आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन कॉन्स्टेंट को आपको हटाना पड़ेगा। और इन कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसमें कुछ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करोगे, लेस करोगे, या फिर सरप्लस वेरिएबल ऐड करोगे, लेस करोगे। सबसे पहले देखो क्या बोलती है कि इक्वल्स टू का साइन गिवन है। मैंने कहा था अगर आपके पास इक्वल्स टू का साइन गिवन होगा तो आपने क्या करना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड ये है, इस वेरिएबल इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, a1 प्लस a1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली कंडीशन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाली कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की गिवन है। जब आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का कंडीशन गिवन होता है तो आप क्या करते हो, सरप्लस वेरिएबल को लेस करते हो और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हो। तो मैंने क्या किया, इसमें 4x1 प्लस 3x2 माइनस में s1 प्लस में a2 इक्वल्स टू 6। पहला आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने यहाँ ऐड करा, दूसरा यहाँ पर ऐड करा, और यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल को लेस करा तो हमने इसके आगे माइनस साइन लगाया। ठीक है, थर्ड कंडीशन कहती है x1 प्लस 2x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू का 3। अगर लेस देन और इक्वल्स टू गिवन है तो सिंपली क्या करना है, हमने स्लैक वेरिएबल को ऐड करना है। उसमें कोई सरप्लस नहीं आएगा, कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आएगा। तो यहाँ पर लास्ट कंडीशन है x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, हमने स्लैक वेरिएबल इसमें ऐड कर दिया और पहले वाला वेरिएबल यहाँ पर लेस हो रहा था, दूसरा वाला वेरिएबल यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो उसको मैंने s2 का नाम दे दिया। ठीक है, और लास्ट कंडीशन आप ये क्या होगे कि x1 x2 s1 s2 a1 a2 ये सारे जितने भी वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगी। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे को, फाइंड
इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है आपने, एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए अभी मैंने आपको देखो मैंने क्या किया है, इन कांस्टेंट के अंदर तो वेरिएबल ऐड और लेस करे हैं, तो यहाँ पर भी वेरिएबल ऐड और लेस होंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी हम लोग इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, देखो स्लैक, इसमें जो सरप्लस वेरिएबल है हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल दोनों ही ऐड हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल दोनों को ऐड कर दिया विद कोफिशिएंट 0 के साथ। अब यहाँ पर देखो a1 और a2 वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल 1 और आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 भी आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल 1 और आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 को दोनों को ही क्या कर देंगे, यहाँ पर लेस करेंगे। यहाँ पर देखो मैंने लेस करा और उसके आगे मैंने कोफिशिएंट का नाम दिया है m। m जो होता है बेसिकली हमारी बिगेस्ट पेनल्टी होती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है m की, वो क्या होती है, हमारी बिगेस्ट वैल्यू होती है, इसलिए इसको नाम क्या बोलते हैं हम लोग, बिग एम मेथड का नाम देते हैं, ठीक है। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है वो हम क्या लेट करते हैं कि एक बिगेस्ट पेनल्टी है हमारे लिए, जिसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट नहीं हो रहा। तो इस पेनल्टी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे। तो दोनों ही वेरिएबल्स को मैंने क्या करा, आर्टिफिशियल वेरिएबल को यहाँ पे लेस कर दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट मैंने क्या लिया, m लिया। तो m की वैल्यू क्या होती है, हमारी बिगेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, जो भी हमारे डिसीजन वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू को मैं क्या लेट करती हूँ, 0 लेट करती हूँ। और उनको डिसीजन वेरिएबल्स को कौन से वेरिएबल बोलते हैं हम लोग, नॉन बेसिक वेरिएबल। तो पहली वाली कंडीशन में देखोगे आप, तो अगर मैं x1 x2 को लेट करती हूँ 0 के इक्वल, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, S1 वेरिएबल को भी 0 के लेट करना पड़ेगा इक्वल। क्यों, क्योंकि अगर मैं 0 के इक्वल लेट नहीं करती हूँ तो मेरी जो वैल्यू आ जाएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। सपोज करो कि अगर मैं इसको लेट नहीं करती 0 के इक्वल, सिर्फ मैं कहती हूँ कि x1 और x2 मेरे 0 के इक्वल है। जब x1 और x2 0 के इक्वल है तो ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, नॉन बेसिक वेरिएबल की माइनस में आएगी। और ये कंडीशन क्या कहती है एलपीपी में, कि जितनी भी वैल्यूज है हमारी सारी क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करें, इस वाले वेरिएबल को भी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल लेट करेंगे और इसकी वैल्यू को भी क्या लेट करेंगे, 0। जब आप इसकी वैल्यू को 0 लेट करोगे तो पूरा 0 बन जाएगा। ये जब भी पूरा 0 बनेगा तो a2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, +6 के इक्वल आ जाएगी। और हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये लेट करेंगे कि S1 x1 x2 और S1 की वैल्यू क्या है, 0 है। और ये हमारे क्या है, नॉन बेसिक वेरिएबल है। और उसके बाद जो हमारे अदर वेरिएबल कौन कौन से बचे, अब यहाँ पर आपने लेट कर लो 0 के इक्वल, मतलब x1 x2 को 0 पुट करा तो a1 की वैल्यू क्या आई, 3 के इक्वल आई। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में पुट करोगे x1 x2 की वैल्यू 0, s1 की 0, तो a2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 6 आएगी। फिर उसके बाद इसमें भी लेट पुट करोगे x1 x2 की वैल्यू 0 0, तो आपके पास s2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 के इक्वल आएगी। ये आपके कौन से वेरिएबल हो गए, बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए वही हम फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, सिंपलेक्स टेबल 1, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद CJ, और हम लोग क्या करते हैं, बेसिक वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल। और नेक्स्ट आएगा आपके पास मिनिमम सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर देखो बेसिक वेरिएबल कौन कौन सा आपके पास, कोफिशिएंट लिख लो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से। कोफिशिएंट क्या है, -2 और -1, तो मैंने -2 और -1 कोफिशिएंट लिखा। उसके बाद देखो किसके किसके कोफिशिएंट गिवन है, S1 S2 के भी गिवन है, तो 0 0 यहाँ कोफिशिएंट लिखा। और A1 A2 के भी कोफिशिएंट गिवन है, वो क्या है, -m और -m, वो भी लिखा मैंने। हर एक के नीचे लिख लो किसका कोफिशिएंट है। ये -2 किसका कोफिशिएंट है, x1 का, तो x1 लिखा। और -1 किसका कोफिशिएंट है, x2 का, तो x2 लिखा। 0 किसका कोफिशिएंट है, S1 का, S1 लिखा। और 0 किसका कोफिशिएंट है, S2 लिखा। -m किसका कोफिशिएंट है, A1 का। और -m अगला भी किसका कोफिशिएंट है, A2 का। तो मैंने सारे लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। और बेसिक वेरिएबल कौन कौन से बारे में फाइंड आउट करते हैं, A1 A2 और S2। तो A1,
फिर उसके बाद A2 और उसके बाद S2। मैंने यहाँ पर बेसिक वेरिएबल लिख दिए, ठीक है। उनके कोफिशिएंट आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में गिवन है। देखो A1 का कोफिशिएंट क्या है -m, तो मैं इससे आगे लिखूंगी -m। A2 का कोफिशिएंट क्या है -m, तो -m लिखा मैंने। और S2 का कोफिशिएंट क्या है 0, तो मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। अब उसके आगे उसके सॉल्यूशन की वैल्यू लिखनी होती है, बेसिक वेरिएबल की वैल्यू। बेसिक वेरिएबल की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी है। A1 की वैल्यू क्या है 3, A2 की वैल्यू क्या है 6 और S2 की वैल्यू क्या है 3। अब इसके बीच का मैट्रिक्स फिल करना है। बीच का मैट्रिक्स फिल करने के लिए हम लोग यहाँ पर कंडीशन देखेंगे। पहली वाली कंडीशन में x1 की वैल्यू क्या है 3, उसके बाद x2 की वैल्यू 1 है। S1 S2 है ही नहीं, तो उसको 0 0 लेट करेंगे हम लोग। A1 A2 नहीं, A1 है, A1 का वन क्या है, वैल्यू क्या है 1, और A2 नहीं है तो उसको भी 0 लेट करेंगे। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वाली पे आ जाओ आप। x1 की क्या है 4, फिर उसके बाद 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या है आपके पास -1, तो S1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1, तो -1 लिखोगे, ठीक है। S2 नहीं है तो 0, A1 नहीं है 0, और A2 आपके पास 1 है तो A2 की वैल्यू 1। इस तरीके से लास्ट वाली कंडीशन भी आ जाएगी 1 2, ये हो जाएगी 0 1 और इसके बाद 0 0, ठीक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, ना ही कोई हमारा सरप्लस वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पे लिख दिए सारी वैल्यूज। सबसे पहला स्टेप क्या होता है ZZ निकालने का। ZZ कैसे निकलता है, कोफिशिएंट और बेसिक वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है हर एक कॉलम से। तो -m को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, फिर उसमें प्लस करोगे -m इंटू 4 और 0 इंटू m, 0 इंटू 1, तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी -3m और प्लस का -4m, तो वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास -7m। ये समझ आया कैसे बोला मैंने कि -m इंटू 3 कितना हो गया -3m, और ये हो जाएगा ये फिर प्लस करेंगे हम लोग -m इंटू 4, तो कितना हो जाएगा -4m, तो -3m -4m कितना हो जाएगा -7m। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, -m इंटू 1 कितना हो जाएगा -m, फिर उसमें ऐड करेंगे हम लोग -m इंटू 3 कितना हो जाएगा -3m, तो आंसर आ जाएगा आपके पास -4m, ठीक है। फिर उसके आगे नेक्स्ट आ जाओ, -m इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, -m इंटू -1 कितना हो जाएगा m, और 0 इंटू 0 प्लस करेंगे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर ही आ जाएगा m। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको करो, तो 0, तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा -m, और उसके बाद नेक्स्ट भी आ जाएगा -m, ठीक है। अब आपके पास क्या निकालना होता है, CJ माइनस में ZJ। CJ की वैल्यू गिवन है, ZJ की गिवन है, दोनों को क्या करना है आपने माइनस करना है। तो -2 -7m, तो कितना हो जाएगा आपके पास -2 + 7m, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2 + 7m की। इस तरीके से -1 -4m, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस में 4m। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 0 -m, फिर उसके बाद 0 - 0 0 और -m और -m, तो -m + m हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब आपकी ने कंडीशन देखनी है, CJ - ZJ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम है आपके पास, तो मैक्सिमम केस में क्या होना चाहिए, CJ - ZJ की वैल्यू 0 या 0 से कम होनी चाहिए। अब आपने ये देखना है कि 0 या 0 से कम आ रही है कि नहीं आ रही है वैल्यू। देखो 3 तो आ रही है 0 और 1 आ रही है नेगेटिव, मतलब कि 4 वैल्यू तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, लेकिन जो 2 वैल्यूज हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। मैंने अभी आपको बताया था कि जो m की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, m की वैल्यू क्या होती है हमारी, बिगेस्ट वैल्यू होती है। तो अगर आप किसी नंबर को, बिगेस्ट नंबर को स्मॉलर नंबर्स में से माइनस करोगे तो ऑब्वियसली वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर देखो मैं ये कह रही हूँ कि m की वैल्यू आपके पास बिगेस्ट है, तो बिगेस्ट वैल्यू में से अगर लेस करोगे वैल्यू को तो आपके पास पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर बिगेस्ट वैल्यू, अगर बिगेस्ट वैल्यू m है तो 7m बड़ा होगा या फिर 4m बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है 7m बड़ा होगा। तो 7m वाला जो कॉलम है ये वाला, ये क्या बन जाएगा आपका, की कॉलम बन जाएगा। तो इनकमिंग वेरिएबल आपका कौन सा हो जाएगा, x1 वेरिएबल हो जाएगा। अगर आपने क्या निकालना है, आउटगोइंग वेरिएबल। आउटगोइंग वेरिएबल को निकालने के लिए आप क्या करोगे, मिनिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करोगे। मिनिमम सॉल्यूशन कैसे निकलता है, 3 को डिवाइड करना आपने, 3 से कितना आएगा 1, और इसके बाद 6 को डिवाइड करोगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 3/2, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 3, ठीक है। अब आपने इसमें मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। मिनिमम वैल्यू क्या है 1, तो 1 वाले ये वाला जो रो है वो क्या बन जाएगी आपकी, की रो बन जाएगी, ठीक है। आउटगोइंग वेरिएबल क्या हो जाएगा a1 और इनकमिंग वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका x1। तो आपने इस तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट टेबल जो बनी है मेरी ये बनी है। नेक्स्ट टेबल में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। इनकमिंग वेरिएबल हमने फाइंड आउट कर लिया, आउटगोइंग वेरिएबल को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टेबल बनानी है। नेक्स्ट टेबल में जो ऊपर का अपर पोर्शन होगा टेबल का, हेडिंग्स होंगी वो आपकी बेसिकली सेम रहेगी। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने देखो A1 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा A1? क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल को हमें हटा के क्या निकालना होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा है, आर्टिफिशियल वेरिएबल 1 है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से 1 वाले कॉलम को क्या कर दिया, हटा देंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 वाले कॉलम को मैंने हटा दिया, तो मैंने इस वाले कॉलम को यहाँ पर भी नहीं लिखा। ठीक है, जब यहाँ पर से आउटगोइंग वेरिएबल A1 हट रहा है तो उसकी जगह कौन सा आ रहा है, X1 आ रहा है। तो सिंपल, अब जब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे तो ऊपर वाले से यहाँ पर से क्या कर देंगे, A1 को हटा देंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर जब लिखेंगे तो यहाँ पर A1 को हटा के किसको लिखेंगे, X1 को लिखेंगे। तो मैंने पहले X1 लिखा, फिर उसके बाद A2 आएगा, फिर उसके बाद S2 आएगा, क्योंकि दोनों एज इट इज रहेंगे। पहले वाला आपका हट के किससे आ जाएगा, X1 पे। X1 का कोफिशिएंट आपको क्वेश्चन में देखो कितना गिवन था, -2 गिवन था। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर -2 लिख दिया। ठीक है, और A2 का कोफिशिएंट आपके पास -m है, और S2 का कोफिशिएंट आपके पास 0 है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है कि जो हमारे पास की एलिमेंट होता है उसको इक्वल बनाना होता है 1 के। अगर मुझे इस नंबर को 1 के इक्वल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, इस नंबर को इसी नंबर से डिवाइड कर दूंगी। तो मैं 3 को अगर 3 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरा 1 के इक्वल बन जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो पूरी वाली रो को डिवाइड करूंगी मैं। तो मैं पहले वाला ऑपरेशन क्या लगाती हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं अगर मुझे R1 न्यू चाहिए, क्या चाहिए मुझे, R1 न्यू, क्योंकि ये फर्स्ट रो ही है। अगर इस जो इसकी वैल्यू होगी वो फर्स्ट रो में ही लिखी जाएगी ना नेक्स्ट टेबल की, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जो मुझे R1 न्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है वो कैसे फाइंड आउट करूँगी मैं, जो मेरी R2 ओल्ड है, जो R1 न्यू है, सॉरी R1 ओल्ड, जो फर्स्ट रो है ओल्ड टेबल की, अगर मैं उसे डिवाइड कर दूँ 3 से तो मेरे पास R1 न्यू निकल के आ जाएगा। तो को डिवाइड करूँगी तो 3 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 1। 1 को डिवाइड करूँगी 3 से तो 1/3। 0 को डिवाइड करूँगी 0, देन 0 को डिवाइड करूँगी 3 से 0। आर्टिफिशियल वेरिएबल 1 को हटा दिया आपने, इससे कुछ नहीं करना। आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 पे आ जाओ, यहाँ पर 0 को डिवाइड करूँगी 3 से तो 0, और बेसिक वेरिएबल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। 3 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली पे आते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो एलिमेंट होता है, की एलिमेंट होता है, उसको क्या करना होता है, हमारे को 0 के इक्वल 1 के इक्वल बनाना होता है। और जो उसके अदर एलिमेंट होते हैं उसी कॉलम के, उसको क्या बनाना होता है, 0 के इक्वल बनाना होता है। किसकी हेल्प से बनाएंगे हम लोग, जो अभी हमने टेबल में एक ही वाली रो निकाली, इसकी हेल्प से इन दोनों वैल्यूज को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 0 के इक्वल बनाना पड़ेगा। आप सोचो खुद से ही कि अगर मुझे ये 4 वैल्यू गिवन है, और ठीक है, और ये वैल्यू मेरे पास 1 गिवन है यहाँ पर, अगर मुझे इसको 0 के इक्वल बनाना है तो मैं क्या करूँगी, इस वाली वैल्यू को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें से लेस कर दूँ तो ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0 के इक्वल निकल के आ जाएगी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर दूसरा ऑपरेशन लगाया, और ऑपरेशन क्या कह रहा है ये, कि जो सेकंड रो है न्यू टेबल की वो कैसे निकलेगी, वो आपकी पुरानी वाली टेबल की जो रो है उसको मैं क्या कर रही हूँ, लेस कर रही हूँ नई वाली रो से। नई वाली रो क्या है, R1 न्यू, और वो कैसे लेस कर रही हूँ, उसको मल्टीप्लाई करके 4 से। तो पहले मैंने यहाँ पर R2 ओल्ड लिख दिया कि R2 ओल्ड क्या है मेरे पास, R2 ओल्ड है ये 4 3। ठीक है, देन उसके बाद आएगी आपके पास -1, फिर उसके बाद 0, इस वाली वैल्यू को हटा देना, फिर उसके बाद 1 आएगी, और उसके बाद 6 आएगी लास्ट। और आपने क्या करना है, R1 न्यू जो है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 से। इसे मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो पहली वाली वैल्यू 4, ये हो जाएगी 4/3, ये हो जाएगी आपकी 0, ये भी 0 हो जाएगी, और ये भी 0 हो जाएगी, और लास्ट वाली वैल्यू आएगी 4 के इक्वल। दोनों को लेस करना है, लेस करा तो 0, 3 - 4/3 कितना होता है, 3 - 4/3। तो आपने एलसीएम लेके यहाँ पर 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5/3। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास, 5/3। इसके बाद कितनी आ जाएगी, ये भी माइनस कर रहे हैं, तो 1 - 0 कितना होता है, -1, 0 1, और ये हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को आप माइनस करोगे, ये निकल के आ गया आपके पास R1 R2 न्यू। R2 न्यू में पुट कर दो यहाँ पर 0, 5/3, फिर उसके बाद -1, फिर इसके बाद 0, उसके बाद 1, और इसके बाद 2। ठीक है,
अब फिर से क्या करना है मुझे, इस वाले को भी क्या करना है, जीरो के इक्वल बनाना। किसकी हेल्प से बनाऊंगी, जो मैंने फर्स्ट रो निकाली थी नई टेबल के अंदर, नई टेबल में फर्स्ट रो ये है, इसी की हेल्प से क्या करना है मुझे, इसे जीरो के इक्वल बनाना है। सिंपल क्या कर दो आप, इस वाली वैल्यू को सिंपली अगर इससे लेस कर दो, जीरो के इक्वल अपना भी बन जाएगी। तो मैं क्या ये ऑपरेशन लगा रही हूँ, थर्ड ऑपरेशन मैंने ये लगाया कि मुझे R3 न्यू चाहिए, R3 न्यू चाहिए। R3 न्यू के लिए मैं क्या कर रही हूँ, जो R3 ओल्ड है उसको लेस कर रही हूँ R1 न्यू से, ठीक है। R3 ओल्ड आपके पास क्या गिवन है, ये रही। तो 1 2 0 1 0 और 3, इस वाले को हटा देना, इसकी वैल्यू हम लोग नहीं लिखेंगे वैल्यू निकालते वक्त, ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट है R1 न्यू। R1 न्यू क्या गिवन है, R1 न्यू देखो क्या गिवन है, ये रही, ठीक है। इस वाली को लिखना हमने। तो 1 3/2 सॉरी 1/3, नेक्स्ट है 0, फिर उसके बाद 0 0 और 1। अब आपने क्या करना है, इसमें से लेस करना है। देखो 0 की इक्वल बनेगी वैल्यू, फिर 2 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 माइनस 1/3 तो कितना हो जाएगा 3, 6 माइनस 1 तो 5/3, ठीक है। 5/3 0 1 0 और 2, ये वैल्यूज आएंगे आपके पास। हाँ, तो यहाँ पर आप पुट कर दो 0 5/3, उससे अगली 0 1 आ रही है आपकी +1, ठीक है। और उसके बाद 0 और उसके बाद 2। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जेड से निकालना होता है। जेड से निकाल लो। जेड से कैसे निकालते हो, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, -2 × 1 प्लस -m × 0 और ये 0, तो -2 × 1 कितना हो जाएगा, -2, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 1/3 प्लस -m × 5/3 प्लस 0 × 5/3, तो -2 × 1/3 -2/3, और फिर माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3 प्लस में 5/3m हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखो, -2 × 0 और -m × 1 -m, ये हो जाएगा कितना, m, ठीक है। और ये नेक्स्ट भी हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, m की, -m के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, Cj माइनस जेड से निकालना है, ठीक है। Cj माइनस जेड से कैसे निकालते हैं, इसको इसमें से लेस करना है, इसको इसमें से लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। जब इसको इसमें से लेस करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो -1, आपको माइनस करना है -2/3 प्लस 5/3m से, तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा 2/3, और ये भी माइनस हो जाएगा आपके पास 5/3m, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 3 जो हो जाएगा, -3 प्लस 2 -5/3m, तो आपके पास निकल के आएगा -1/3 और -5/3m, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आएगी आपके पास। तो यहाँ पर आप लिखोगे -1/3 -5/3m। फिर उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट 0 -m, तो ये हो जाएगा माइनस का m, 0 - 0 0 और माइनस हो जाएगा 0, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, जब आपके पास Cj माइनस Zj की वैल्यू माइनस आ जाए, आपके पास नेगेटिव आ जाए, सारी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, तो वहीं पर सॉल्यूशन स्टॉप कर देना। देखो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, माइनस अगर आ रहा है आपके इसके आगे, तो आप क्या कर दोगे, देखो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू थी m की, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो रही है, उसके आगे साइन लग रहा है माइनस का, तो मतलब ये अपना भी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और ये भी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहीं पर सॉल्यूशन को स्टॉप करके हम लोग ये कह देंगे x1 की वैल्यू 2 है, और हमारे पास दूसरे वेरिएबल हमारे को गिवन नहीं है, तो उसमें x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो x1 2 के इक्वल आ जाएगा और x2 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बिग एम मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं अपनी LPP को।